सबसे पहले इस चैप्टर में आने से पहले आपको सबसे पहले तो इस चैप्टर को जब भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। बट ध्यान रखना, रटना नहीं है, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ समझना है बेटा। पावरफुल इकोनॉमी को कॉलोनियल रूल कहा जाता है। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ब्रिटिश इकोनॉमी का कंट्रोल था, इसलिए इसको ब्रिटिश रूल भी कहा जाता है। हेलो एंड वेलकम। तो कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हम लोग वन शॉट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं इकोनॉमिक्स अकाउंट्स के अंदर, जहां पर हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और वो आपको काफी पसंद भी आए। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट भी आए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू बच्चों कि आप इतना प्यार हम लोगों को दे रहे हैं बेटा। उसी प्यार की वजह से हम हमारे मनोबल को बढ़ाए रखते हैं और आपके लिए और भी अच्छे से लेक्चर्स लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपकी मदद कर सके बच्चों। तो बेटा जैसा कि आपसे मैंने बोला था कि मैक्रो के बाद मैं इंडियन इकोनॉमी के भी वन शॉट लेकर आऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो जी हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी का वन शॉट, जहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। ये जो लेक्चर्स हैं या ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जनरली उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जिन बच्चों ने किसी कारणवश अपनी तैयारी नहीं की है। अब वो नोट्स खोल के किताब खोल के बैठते हैं तो बड़ा परेशान होते हैं कि यार इसको कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे नहीं आएंगे और जल्दी से जल्दी रिवाइज कैसे करें। तो ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए है बेटा। मैंने यहाँ पर PDF का भी आप लोगों को बोला था बेटा, बट किसी कारणवश में डिले हो गया, बट वो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही आप सबको PDF मिल जाएंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 1 को, जहां पर हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ सिलेबस के बारे में देखते हैं बच्चों। पहले तो कि जैसे हमारे पास में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये 12 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 12 मार्क्स का इसमें से आएगा बेटा। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके अंदर बेटा चैप्टर्स हैं ना, ये यूनिट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स को मिला के 20 मार्क्स। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपैरिजंस विद नेबरिंग कंट्रीज 8 नंबर का इसमें से आएगा बेटा। तो इस तरीके से 40 मार्क्स का आप लोगों के इंडियन इकोनॉमी में से आने वाला है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बीच वाला जो 7 यूनिट है बेटा, इसके अंदर 20 मार्क्स से आएगा, तो कितना इंपॉर्टेंट है बेटा आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। बट घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जिन बच्चों ने अभी तक एग्जाम की तैयारी नहीं की है वो परेशान हो रहे हैं बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मदद करेंगे आपके नोट्स को रिवाइज करने में। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलिए रिवाइज करते हैं, समझते हैं बेटा। मैं हमेशा एक बात बोलते हुए आ रहा हूं जब से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट किए बेटा। क्वेश्चन के अंदर आप जब भी कोई किताब पढ़ रहे हो, आप कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, अगर उसमें किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन है तो बेटा उसको छोड़ना नहीं है, उसको तो याद कर लो और कोशिश करो कि एज इट इज याद कर ले। समझो उसको, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं रटना है, समझ लो उसको, ठीक है ना। और लैंग्वेज को कोशिश करो ऑप्ट करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज में जो कंटेंट आप लिखोगे वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है बेटा। तो इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप डिफरेंशिएशन वाले एक भी क्वेश्चन ना छोड़े बेटा। इज दैट क्लियर? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि यहां पर आपको जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर बात, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बेटा। इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा कि ये एक हिस्ट्री चैप्टर है, तो इसमें आपको इन बातों पे फोकस करना है कि जब भी कोई यहां पर कि ब्रिटिशर्स आने से पहले कि क्या कंडीशंस थी उसके ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। और उसके बाद में यहां पर क्या है बेटा
कि यहाँ पर जो है आपके सामने कि आफ्टर उसके बाद में आपको कैसे फोकस करना है उसके ऊपर। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूं बेटा। ये एक चैप्टर जो है ना, ये हिस्ट्री चैप्टर है बेटा। क्या है ये? एक हिस्ट्री चैप्टर है। तो यहां पर आपको ना सबसे पहले जो भी किताब से आप पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो बेटा, तो सबसे पहले आपको यहां पर ये देखना है कि ब्रिटिशर्स से पहले क्या कंडीशन थी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद में कैसी सिचुएशन थी, और आजादी के दौरान में कैसी सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी की थी। पहले आपको सबसे पहले ये देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आप सभी से बोला, अगर आपको किसी चैप्टर के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नजर आ जाते हैं बेटा, तो उसको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन 100% आएगा बेटा, कहीं ना कहीं बैठेगा ही बैठेगा, और नहीं बैठता है तो हमारे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेगा ही करेगा कि आपको कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स आपको इनकी वजह से क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो डिफरेंशिएशन एक भी मत छोड़ना, अब समय नहीं है आलस करने का। इज दैट क्लियर? आलस करोगे तो हाथ में आने वाले जो मार्क्स हैं वो भी चले जाएंगे। इसलिए अब जो हो गया वो हो गया, बट अब आप इन पे फोकस करो बेटा, इन क्वेश्चंस के ऊपर। इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स, अपनी बुक्स के साथ लेकर बैठो बेटा, इनके क्वेश्चंस पढ़ो, उनके आंसर्स ढूंढो बेटा, आपके ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आप उसका आंसर इजी वे में दे देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलो पहला हम स्टार्ट करते हैं, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट इकोनॉमी ग्रोथ अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मतलब मैंने समझाया था पहले भी, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल रूल मतलब होता है जब कोई एक पावरफुल इकोनॉमी किसी कमजोर इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, तो उस पावरफुल इकोनॉमी को कॉलोनियल रूल कहा जाता है। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ब्रिटिश इकोनॉमी का कंट्रोल था, इसलिए इसको ब्रिटिश रूल भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसके बारे में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी थी पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। जब ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी थी उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। When was the स्विस कैनाल ओपन? कब स्विस कैनाल को ओपन किया गया और इसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हमें क्या देखने को मिला, ये आपको पढ़ के जाना है। काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के दौरान में भारतीय जो पॉपुलेशन है वो स्लो डाउन क्यों थी, उसके क्या क्या रीजंस हैं, वो आपको पढ़ के जाने हैं बेटा। कि ऐसे क्या क्या रीजन थे कि जिससे पॉपुलेशन बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? है ना, ब्रिटिशर्स के कुछ अपने फायदे की वजह से बाद में भारतीय इकोनॉमी को भी उससे फायदा हुआ, और उसका फायदे का सबसे पहला नाम मैं लूंगा इंडियन रेलवे। हाउ डिड द, कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया रेलवे का अफेक्ट, कैसे अफेक्ट हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे का इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के ऊपर, ये पढ़ के जाना है। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी क्या निकल कर आए, नेगेटिव इंपैक्ट भी क्या निकल कर आए, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है। इसके बाद ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम मेन फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि यहां पर आपको डिस्कशन करना है मेन फीचर्स। किस चीज का मेन फीचर्स? इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान में इंटरनेशनल ट्रेड कैसा था, उसके फीचर्स कैसे थे, किस तरीके से काम करते थे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा होता था, ये सब आपको डिस्कशन करना है। ये सब पढ़ के आपको अच्छे से जाना है बेटा, ठीक है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश ब्रिटेन फॉर डेवलपिंग द रेलवेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर रेलवे को डेवलप करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिशर्स का, वो पढ़ के जाना है। और गिव द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल से क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़े बेटा, वो हमें पढ़ना है। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपने नोट्स में पढ़ लिए बेटा, आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? बट इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं बेटा, वो आपको पढ़ के जानी है। जैसे ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, आफ्टर कैसी थी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको पढ़कर जानी है, और ये क्वेश्चंस आपने डिस्कस कर लिए, आपने अपने नोट्स या एक बुक्स में से देख लिए बेटा, तो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। बट ध्यान रखना, रटना नहीं है, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है।
आपको सिर्फ समझना है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि आपकी मदद करेंगे आपके नोट्स या आपके बुक में से पढ़ने के लिए और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर एग्जाम्स में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए डेफिनेटली आप सोल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी एंड चेंज इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी और चेंज इन डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहां पर बेटा हम लोग जो है बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, इंडियन इकोनॉमी एंड चेंज इन डिफरेंट सेक्टर। बेटा जो 1950 से लेकर 1990 तक, मतलब इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं 50 से लेकर 90 तक क्या क्या उनमें चेंजेस देखे हमने बेटा, और क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने उसमें किए, क्यों किए, कैसे किए, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन तो चैप्टर पढ़ते जब भी हम करेंगे बेटा। ठीक है ना, बट अभी फिलहाल आप ये देखो कि 1950 से 1990 तक क्या क्या चेंजेस हुए बेटा, डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या बदलाव हुआ है, कौन बढ़ा कौन घटा, उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आने से पहले आपको सबसे पहले तो इस चैप्टर को जब भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ये सबसे पहले आपको पढ़ लेने हैं। और अगर इस चैप्टर में भी कहीं पर भी आपको डिफरेंशिएशन नजर आ जाता है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन छोड़ो, पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको साथ में क्वेश्चंस के पढ़ते चली जानी है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, इसके आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों पढ़ने हैं, इसके फायदे क्या थे नुकसान क्या थे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें भी बेटा आपको मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है बेटा आप लोगों को, और इसमें भी आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है बेटा डिफाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, इसके भी आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स अच्छे से पता होने चाहिए बेटा। स्टेट द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसके बारे में गलत जानकारी होती है बेटा, तो इसलिए आपको सब्सिडी क्या होती है उसके बारे में अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री डिक्लाइन इन द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990 वाई। ऐसा देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर का, भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सपोर्ट के अंदर काफी गिरावट देखने को मिली। कौन से दौरान में, 50 और 90 के दौरान में बेटा। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस बनेंगे, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, क्या क्या सेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, लैंड सीलिंग्स प्रोग्राम्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, तो पढ़ के जरूर जाना। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, एंड व्हाई वर द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन रेस्ट्रिक्टेड ऑफ फ्यू स्टेट्स एंड फ्यू क्रॉप्स इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, कि क्यों यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के रेस्ट्रिक्टेड किए गए कुछ स्टेट्स और कुछ क्रॉप्स के ऊपर इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग के ऊपर, ये पढ़ के जाना है आप लोगों को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, गिवन एग्जांपल ऑफ ईच सेक्टर, कि डिफरेंशिएट पढ़ना है आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में, कि भाई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, ये पढ़ के आपको अच्छे से जाने हैं बच्चों। नेक्स्ट है गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSIS। ये क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हाँ बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ के जाना। या तो मैंने फिर भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रखे, बट उस पर नहीं रहना है आपको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कंसीडर किया जाएगा, कौन सी को नहीं किया जाएगा, ये पूरा का पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इससे फायदे क्या होंगे ये पढ़ के जाना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं बेटा। ये पढ़ लिया तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो गया, और ये सब चीज पढ़ लोगे तो आपका इंडियन इकोनॉमी एंड चेंज इन डिफरेंट सेक्टर 1950 टू 1990 चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? चलो वेरी गुड बेटा। बेटा बस आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं
और आपके जहां तक है सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ऐसा ही हम चैप्टर नंबर 3 लेने वाले हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में पूरा पढ़ लो कि लिबरलाइजेशन क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं, ये पढ़ लो। ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन में, ये प्राइवेटाइजेशन कब क्रिएट किया गया, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन कैसे करता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये पढ़ लो। ऐसे ग्लोबलाइजेशन कब किया गया, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्या फंक्शन है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इसके बारे में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्यों किया, क्या प्रोसेस था, ये सब के बारे में आपको पहले से अच्छे से पढ़ लेना है। जब आप वो पढ़ लो तो फिर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोलो और अपनी बुक खोलो और बैठ जाओ लिखकर पढ़ने के लिए। क्या पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन द, मैंने क्या कहा, एक भी डिफरेंशिएशन नहीं छोड़ना है हमें। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं खुद भी नहीं छोड़ रहा हूं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने के लिए। जहां जहां मुझे नजर आ रहा है जो जो डिफरेंशिएशन या डिस्टिंग्विशन, मैं उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल रहा हूं बेटा। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कि ये आना ही आना है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जब दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में कंपैरिजन चलेंगे तो काफी सारे डाउट्स मन में क्लियर होते हैं बेटा। इसलिए डिफरेंशिएशन मेरा मानना यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रेटेजिक एंड माइनॉरिटी स्केल क्या, सेल्स क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है बेटा। दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है बेटा। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर्स पढ़ने हैं बेटा आपको। डिस्कस ब्रीफली एनी 2 मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कौन कौन से मेजर स्टेप्स लिए हैं इनको और अच्छे से इनहेंस करने के लिए ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से मेजर डिसीजंस लिए जिससे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सके, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आगे देखो, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाने हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव अगर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तो वो भी पढ़ के जाने हैं बेटा। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन 1991, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा, लिबरलाइजेशन मतलब आजाद क्यों करा बिजनेस करने के लिए लोगों को, क्या पर्पस था, है ना, इन्वेस्टमेंट इन 1991 के अंदर बेटा। राइट अ शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट बताना है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की, भारत ने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या रिफॉर्म किए, क्या बदलाव किए, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा। ठीक है, उसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, सॉरी, क्या क्या कंपोनेंट है जीएसटी के, वो आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ो जीएसटी होता क्या है, कौन से टैक्स की कैटेगरी में आता है, इनडायरेक्ट में आता है कि डायरेक्ट में आता है, तो बेटा इनडायरेक्ट में आता है, ये पढ़ के जाना है। जीएसटी का मतलब क्या होता है, इसके सारे कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, इसके सारे परसेंटेज पढ़कर आपको जाने हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज प्राइवेटाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्या रहा इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर प्राइवेटाइजेशन में, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो मैंने कहा ना आप लोगों से, अगर आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा बेटा। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा लेक्चर तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। ये तीनों चीजें हमारे मोटिवेशन को बनाए रखती हैं। ठीक है बेटा, तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। आप सबको पता है ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है भारत के अंदर, किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है ह्यूमन कैपिटल को, उसके बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, और डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए, फॉर्मेशन मतलब बनाने के लिए। नेक्स्ट बेटा, हाउ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल एंड हॉस्पिटल इन इंडिया,
गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या क्या फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज कर रही है, किस तरीके से फंक्शन कर रही है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए भारत के अंदर, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा। नेक्स्ट है एजुकेशन इज कंसीडर टू बी एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। बिल्कुल सही बात है। और हाउ पूछा है इसमें कि एक एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए एक नेशन में, ठीक है ना, कैसे है ये आपको पूरा समझाना है कि एक एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, वो आपको अच्छे से समझाना है बेटा। एक्सप्लेन करना है हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, कि आप हमें ये समझाइए कि जो भारत में या किसी भी देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ह्यूमन कैपिटल के अंदर, उसका किसी भी देश की इकोनॉमी को कैसे फायदा मिल सकता है, ये आपको पढ़ के जाना है बेटा। नेक्स्ट है डिस्कस करना है द नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, कि क्यों जरूरत पड़ी किसी इंडिया के अंदर जरूरत पड़ी वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ये पूरा आपको पढ़ के जाना है बच्चों। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपको पढ़ना है व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया, इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल को बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। इज दैट क्लियर बेटा? ये हमारा चैप्टर नंबर 4 था। इस लेक्चर का ये लास्ट चैप्टर था बेटा, बाकी चैप्टर्स नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे बेटा, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा बेटा। आई होप आज की इस क्लास के अंदर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है हमारा, उस पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बेटा। इसकी भी मैं पीडीएफ जल्दी ही डाल दूंगा बेटा, ताकि जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज के क्लास में। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना बेटा, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को करते हैं यहीं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।